यूपीएससी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट कंटेंट पाने के लिए ईजी क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। आते हैं सिलेबस पे। सिलेबस है उसमें आप लोगों के सामने सोसाइटी का सिलेबस है, क्या दिया गया आप लोगों को? पिछले साल क्वेश्चन पेपर बटा था उसमें था, इस साल देखो टॉपिक जो हमें क्या क्या दिया गया है इसमें पढ़ने को, एक बार सिलेबस को डिटेल हम लोग देख लेते हैं तो आइडिया लगेगा। जैसे देखिए टॉपिक नंबर 1 जो है आपका वो है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं। दूसरा जो टॉपिक है वह है भारत की विविधता, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। पहला टॉपिक समाज की मुख्य विशेषताएं लेकर छोड़ दिया है, पूरा समाज और उसमें जितने फीचर्स हैं इसमें मेंशन नहीं किया है क्या क्या हैं, यानी आपको इसकी विशेषताएं जो परंपरागत विशेषताएं हैं, आधुनिक है, सब विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। तीसरा जो है वह है महिलाओं की भूमिका एवं नारी संगठन। एक जो टॉपिक है उसको नीचे है दिया गया, मैं ऊपर ले रहा हूं, वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव। जनसंख्या संबंधित मुद्दे, इश्यूज रिलेटेड टू पॉपुलेशन। गरीबी एवं विकासात्मक मुद्दे, यानी गरीबी और उससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, है ना। क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता एवं सांप्रदायिकता। क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म, इसके अलावा सेक्युलरिज्म, सांप्रदायिकता, एक टॉपिक सामाजिक सशक्तिकरण है, सोशल एम्पावरमेंट, ये आपके टॉपिक में रखे गए हैं। एक छूट गया नगरीकरण। एक और टॉपिक है नगरीकरण एवं नगरीकरण जनित समस्याएं, अर्बनाइजेशन, their problems and their remedies। समस्याएं एवं उसका समाधान, ये आपके टॉपिक दिए गए हैं। यानी कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 टॉपिक आपको दिए गए हैं, है ना। मैं सिलेबस क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, आखिर पढ़ते घड़ी किन किन टॉपिक से ज़्यादा सवाल आए हैं एक बार उसको थोड़ा मार्क कर लें। वैसे तो हमें पूरा टॉपिक पढ़ना है ना, हमें सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है अब के समय में, लेकिन फिर भी जिस पे ज़्यादा एम्फेसिस देना है, जैसे देखोगे सबसे ज़्यादा सवाल जो है एक पर्टिकुलर टॉपिक से अगर आए हैं तो वो है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, वैश्वीकरण और भारतीय समाज पर इसका प्रभाव। प्रत्येक साल कम से कम 2 सवाल और किसी साल 3 सवाल एवरी ईयर यहाँ से आते हैं, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 सवाल। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझ लें, इसी साल आपने देखा कि आप 3 नंबर क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन नंबर 3 हमने अभी पढ़ा, है ना।
इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 2020, एक बार क्वेश्चन पेपर पे आओ, है ना। क्या भारत में विविधता एवं बहुलवाद वैश्वीकरण के कारण संकट में है? विविधता को क्लब कर दिया किससे? वैश्वीकरण से। 3 टॉपिक को क्लब करके एक सवाल बनाया, यानी वैश्वीकरण से सवाल नंबर 2। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 5, रीति रिवाजों एवं परंपराओं द्वारा तर्क को दबाने से प्रगति विरोध उत्पन्न हुआ है, क्या आप इससे सहमत हैं? देखो ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में हम इसको रख सकते हैं। पढ़ना इस क्वेश्चन को, अगर पढ़ने के बाद आपको लगता है कि सिर्फ ये सोसाइटी का ही प्रश्न है, लगता है क्या? रीति रिवाज एवं परंपराओं द्वारा तर्क को दबाने से प्रगति विरोध उत्पन्न हुआ है, क्या आप इससे सहमत हैं? आखिर क्यों इस तरह के सवाल को सेट किया यूपीएससी ने? जैसे आप समझना, आज पूरे देश में प्रथा परंपरा के नाम पर कई विकासात्मक गतिविधियों को हम क्या कर रहे हैं? अनावश्यक हम उसको रोक अवरोध उसमें पैदा कर रहे हैं। इससे हमारे विकास का पहिया क्या हो रहा है? रुक रहा है। कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, प्रथा परंपरा के नाम पर अपनी अस्मिता, पुरानी जो हमारी संस्कृति प्रथा है, उसको एक अनावश्यक रूप में बरकरार रखने की मुहिम के कारण। तो सवाल जो है, अगर आप ये देखें तो ये भी ग्लोबलाइजेशन के डायमेंशन से जुड़ रहा है ना। देखो एक और सवाल इस साल जस्टिस के सवाल को उठाकर सोसाइटी में रखा है। जैसे देखो आपको सोशल जस्टिस की क्लास में ह्यूमन रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट पढ़ना है, मानव संसाधन विकास, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? भारत में डिजिटल पहल ने किस प्रकार देश की शिक्षा व्यवस्था के संचालन में योगदान दिया है? पेपर 1 में स्पेसिफिक कहीं मेंशन नहीं है, सिर्फ वैश्वीकरण के कारण जो डिजिटलाइजेशन की ओर हम बढ़े हैं, तो थोड़ा सा यहाँ से मिलता जुलता सवाल है, बट ये आप पेपर 2 में पढ़ते हैं, है ना। तो आप देखें कि सबसे ज्यादा जो है वैश्वीकरण से सवाल है। उसके बाद अगर आप देखें कोई एक टॉपिक, तो महिलाओं की भूमिका एवं नारी संगठन, यहां से भी एवरी ईयर कम से कम 2 सवाल, किसी किसी साल 1 सवाल, नहीं तो मैक्सिमम 3 सवाल तक रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 2013 की बात करें या 14 की बात करें, 2014 आप देख लें एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? भारत में एक मध्यम वर्गीय कामकाजी महिला की अवस्थिति, है ना, पोजीशन को हिंदी में लिख दिया है, स्थिति को अवस्थिति लिख दिया है, को पितृतंत्र पैट्रियार्की किस प्रकार प्रभावित करता है? महिलाओं से संबंधित पैट्रियार्की, है ना। उसके बाद नेक्स्ट कारण देखिए, नेक्स्ट देखिए टॉप क्वेश्चन, क्या कारण है कि भारत के कुछ अत्यधिक समृद्ध प्रदेशों में महिलाओं के प्रतिकूल स्त्री पुरुष अनुपात? आपको जनसंख्या संबंधित मुद्दे भी पढ़ना है और महिला है, दोनों को क्लब करके सवाल बना दिया गया। सेक्स रेशियो भी और विमेन का कंडीशन जो सोसाइटी में, दोनों को क्लब करके। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस ऐसे विभिन्न आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक बल पर चर्चा कीजिए जो भारत में कृषि के बढ़ते हुए महिलाकरण या स्त्रीकरण को प्रेरित कर रहे हैं। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, है ना। अब आप देखो ये 3 सवाल इस साल किससे पूछ दिया है? एक पर्टिकुलर नारी और नारीवादी संगठन से, खास करके यहां से पूछा है। इसके बाद अगर आप देखें तो रिसेंट ईयर में एक टॉपिक जिससे ज्यादा सवाल उठा रहा है यूपीएससी, वो है धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता। जैसे पिछले 4 सालों में इससे बहुत ज्यादा सवाल आए हैं। 2018 आते हैं, देखते हैं 2018 में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, धर्मनिरपेक्षतावाद की भारतीय संकल्पना कंसेप्ट धर्मनिरपेक्षतावाद के पाश्चात्य मॉडल से किन किन बातों में भिन्न है, चर्चा कीजिए, है ना। आगे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 2018, सांप्रदायिकता या तो शक्ति संघर्ष के कारण उभर कर आती है या आपेक्षिक वंचन के कारण उभरती है ना। उपयुक्त उदाहरणों को प्रस्तुत करें। देखो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछा है इस साल। उसके बाद देखिए आप 2017
देखिए क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्र भारत में धार्मिकता किस प्रकार सांप्रदायिकता में रूपांतरित हो गई, उसका एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए धार्मिकता एवं सांप्रदायिकता के मध्य विभेदन करें, है ना। देखो खास करके इधर पिछले कुछ दिनों में इस टॉपिक से सवाल बढ़े हैं, तो धर्मनिरपेक्षता एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद एक और जो टॉपिक इधर खास करके ज़्यादा सवाल बन रहे हैं वह है पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, गरीबी एवं विकासात्मक मुद्दे। खास करके अगर आप देखें तो 2016-17 में इससे सवाल रहे हैं। जैसे देखिए 2018 का ही क्वेश्चन नंबर 2, आप क्वेश्चन जरूर रखें, हर दिन ये आपको लेकर आना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, भारत की सरकार द्वारा निर्धनता उन्मूलन के विभिन्न कार्यक्रम के क्रियान्वयन के बावजूद निर्धनता अभी भी विद्यमान है, कारण स्पष्ट करें, है ना। इसके अलावा अगर आप देखें तो और भी सवाल पूछा है। 2016 क्वेश्चन नंबर 2, गरीबी उन्मूलन की एक अनिवार्य शर्त गरीबों को वंचितता के प्रक्रम से विमुक्त कर देना है। अभी नहीं समझोगे, जब पढ़ेंगे हम लोग तो टॉपिक क्लियर होगा। तो पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, यहाँ से भी सवाल बनते हैं। ये जो टॉपिक है भारतीय समाज और भारत की विविधता, यहाँ से भी कम से कम 1 या 2 सवाल बनते हैं। तो आप पढ़ते वक्त करेंगे क्या, सबसे ज़्यादा जो आप टॉपिक को तैयार कर लें वो वैश्वीकरण और महिला, क्योंकि इन 2 टॉपिक से आपका एक निबंध मिनिमम जो है हर साल अगर आप देखोगे, जबकि निबंध का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है। इस साल का निबंध आप देखा है आपने, पैट्रियार्की से निबंध पूछा है, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। अगर आप निबंध की बात करें तो मैं एक बार आपको बता ही दूं, देखा है निबंध क्या पूछा है इस साल। पैट्रियार्की से एक निबंध है, बता देता हूं। देखो पूछा है, पितृसत्ता की व्यवस्था नजर में बहुत कम आने के बावजूद सामाजिक विषमता की सबसे प्रभावी संरचना है। नजर में बहुत कम आने के बावजूद पितृसत्ता की व्यवस्था कि पैट्रियार्की भले दिखता कम है, उस रूप में हम अपनी बच्चियों को स्कूल भेज रहे हैं, उनको मॉडर्न वियर पहनने की बात करते हैं, लेकिन जब पैट्रियार्कल जब माइंडसेट, जब उनके विवाह की बात होती है तो हम अपनी पैट्रियार्की को उन पे क्या करते हैं, इम्पोज करते हैं। तुम ठीक है स्कूल कॉलेज जाओ, वेस्टर्न वियर पहनो, लेकिन शादी जहां हम कहेंगे वही होगी, अदरवाइज प्रतिष्ठा हत्या के नाम पर महिलाओं को प्रताड़ित कर दिया जाएगा। अगर विवाह के बाद भी पति के साथ रहना है तो कहीं ना कहीं पैट्रियार्कल माइंडसेट के साथ हस्बैंड अपनी वाइफ को ट्रीट करेगा। दोनों वाइफ हस्बैंड कमा रहे हैं, बट घर की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ किसकी है, पत्नी की है। ऐसा माइंडसेट आज भी इंडियन मेल कम्युनिटी का है, बुरा मत मानना, है ना, कि घर आने के बाद उसे थाली में खाना परोसकर वाइफ ही दे, जबकि वाइफ भी 8 घंटे वर्किंग है। पैट्रियार्की दिखता नहीं है। हम अपनी विमेन की बात, अपनी पत्नी की बात, बेटी की बात कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर रहे हैं, लेकिन जब महिलाओं की जिंदगी से जुड़े फैसले लेने की बात होती है उस समय आप क्या लगता है, आपका जो मेल शॉविनिज्म जो है, आपका जो ईगो है, जो पैट्रियार्की के कारण, वो कहता है नहीं, ये डिसीजन किसका होगा, बाप, भाई, पति, ये 3 का ही डिसीजन होगा, अदरवाइज महिलाओं को देखो सवाल कितना अच्छा निबंध में पूछा है कि पितृसत्ता की व्यवस्था नजर में बहुत कम आती है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, है ना, लेकिन उसके बावजूद भी यह हमारी सामाजिक संरचना को कैसे प्रभावित कर रही है। एक निबंध और पूछा है, बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता, किंतु बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि निरर्थक है। मैं जस्टिस की क्लास में 3 दिन यही पढ़ाता आया था। अगर मेरे पुराने बच्चे होंगे तो ये लाइन मैं इस पर लिखा कर पूरा जो है अमर्त्य सेन मॉडल और जगदीश भगवती मॉडल को कंपेयर करके लिखवाया है। आर्थिक समृद्धि और सामाजिक न्याय के मध्य संबंध क्या है, उस पे सवाल है। बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि नहीं हो सकती, लेकिन उसकी एक पूर्व शर्त है आर्थिक। चलो ये जस्टिस की क्लास में करेंगे। मैं ये बताने के ये चाह रहा था कि सोसाइटी टॉपिक से निबंध भी आपके हर साल कम से कम 2 या 3, देखो निबंध का जो पहला पार्ट है बिल्कुल डायनेमिक हो गया है, किसी एक पर्टिकुलर विषय ने दार्शनिक आयाम लिए हुए निबंध पूछा जा रहा है, लेकिन पार्ट
बी जो है उसमें आपको यहाँ से सवाल बनेंगे। तो जब भी पढ़ें, लास्ट बार कह रहा हूँ, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में किसी भी टॉपिक को पढ़ें, ठीक है। यूपीएससी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट कंटेंट पाने के लिए ईजी क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे।